अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे? आप लोग सारे स्टूडेंट्स उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर ज़रीन रफ़ीक आपकी एजुकेशनल लर्निंग चैनल के प्लेटफॉर्म से आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों, एग्ज़ाम्स तो सब देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स देने के हर बच्चे को क्राइटेरिया नहीं पता होता कि हमें कितने क्वेश्चन के मार्क्स में कितना हमें राइट डाउन करना चाहिए, कितना हमसे पूछा है तो हमें कितनी रिलेवेंट बात राइट डाउन करनी चाहिए। तो नाउ दिस एरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर जो हैं उसमें जो आपसे रीजनिंग पूछी गई है, जो चीज़ पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग राइट डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने 2 पेज का आंसर लिखा, 3 पेज का आंसर लिखा। ये मैटर करता है कि जो आपसे उस क्वेश्चन का सेंस बनता है और जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है और जो उसका रीजनिंग लाइन है वो आपने उसमें राइट डाउन की है या नहीं की। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि आपको एग्ज़ामिनेशन रूम में जाते हुए अपना एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं भूलना। एडमिट कार्ड के बाद कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे आपके पास मटेरियल शो हो रहे हैं, जैसे वॉच आपने बिल्कुल प्रॉपर टाइम की लेके जानी है, कैलकुलेटर है, इंक फ़ॉन्ट पेन में भर लें तो बहुत अच्छी बात है। कट मार्कर आपके पास बहुत प्रॉपर होने चाहिए और ब्लू और ब्लैक कलर के होने चाहिए। रूलर ले लीजिए, इसके साथ आप जो हैं वो क्लिपबोर्ड ज़रूर लेकर जाइए ताकि आपको राइट डाउन करने में कोई इश्यूज़ ना हो। नाउ अगर इसके बाद बच्चों आपके पास ये मटेरियल कंप्लीट होने के बाद अगर हम बात करें तो जैसे स्क्रीन पे आ रहा है आपके पास कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेफिनेशन किसी भी चीज़ की लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल बेसिकली डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ 2 एग्जाम्पल दी हैं कि आपके पास अगर कोई डेफिनेशन है, अगर बायो की डेफिनेशन लें तो बायो की डेफिनेशन में बेटे मेन हेडिंग आएगी जो आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपने डेफिनेशन की हेडिंग डाली, सब हेडिंग। मेन हेडिंग आप हमेशा डालने के लिए ब्लैक कलर यूज़ कीजिए, ब्लैक कलर के मार्कर से मेन हेडिंग डालिए, ब्लू से उसे डबल अंडरलाइन कीजिए। डबल अंडरलाइन में पहली लाइन आपकी बहुत ब्रॉड होनी चाहिए और उससे सिंगल लाइन बिल्कुल टिप से कट मार करके आप ड्रॉ करेंगे जो बहुत ही नैरो होगी। तो इस तरह से आपकी हेडिंग प्रेजेंटेटिव हो जाएगी। अंडरलाइन नहीं भी कर रहे तो अंडरलाइन के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दीजिए और उसके बाद लास्ट में जब आपके पास अगर टाइम बच जाता है तो अपना अंडरलाइन कर दीजिए हेडिंग्स, अदरवाइज़ इतना नेसेसरी नहीं है। पेपर को फोकस कीजिए कि पेपर में कुछ लेफ़्ट ओवर ना रह जाए। बेसिकली डेफिनेशन अगर हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की देखें तो उसके अंदर हमारे पास सब हेडिंग्स बहुत मैटर करती हैं, क्योंकि 1 मार्क्स की डेफिनेशन के अंदर भी चेकर पढ़ता नहीं है कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं। जब आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी हो कि आपने डेफिनेशन की हेडिंग डाली, फिर अगर उसका कोई सिंबल है, फॉर एग्जांपल आप प्रेशर की डेफिनेशन लिख रहे हैं, फोर्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई सिंबल भी होता है, पी होता है। न्यूटन के बारे में आप फोर्स का बता रहे हैं तो उसका सिंबल भी होगा, यूनिट भी होगी और फार्मूला भी होगा। तो आप उसको लिखेंगे और उसके बाद रेक्टेंगुलर शेप में उसको ब्लॉक में क्लोज कर देंगे। उसके बाद आ जाइए, आप अगर बायो का सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जैसे इस साल भी आपने आज देखा कि ज़ूलॉजी के पेपर के अंदर सेकेंड ईयर के हर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डायग्राम मैंडेटरी कर दी थी कि विदाउट डायग्राम आप कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह डायग्राम में आपको सिर्फ उस ऑर्गेनल को जिस शेप का है, वो रेक्टेंगुलर है, ओवर है, क्वाड्रल है, सर्कुलर है या पेटल लाइक हैं, तो वो लीफ स्ट्रक्चर्स हैं। जो भी ऑर्गन जिस शेप का है आपने उसी तरह का उसका रफ पेंसिल से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। कोई शेडिंग किसी भी चीज़ के कोई मार्क्स नहीं होते और कोशिश ये करनी है कि जैसे मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया है कि डायग्राम का नेम और लेबलिंग 1 साइडेड करने की कोशिश करें। अगर राइट साइडेड आपकी लेबलिंग हो तो उसको बहुत अच्छा समझा जाता है, इसलिए लेबलिंग बोल्ड राइटिंग में कीजिए, कैप्स लॉक में कीजिए, कैपिटल राइटिंग में कीजिए और मेरी इस डायग्राम को एक एज अ फॉर्मेटिव लेते हुए कीजिए। उसके बाद भी किसी डायग्राम के अंदर अगर आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डेरिवेशन एंड प्रूफ की। तो डेरिवेशन एंड प्रूफ आपको पता है कि ये आपके किस सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। यस, यू आर राइट, इसको आपके फिज़िक्स के सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो डेरिवेशन और प्रूफ में अगर आपके पास 2 बॉडीज़ की बात हो रही है तो आपने सबसे पहले डेरिवेशन लिखनी है कि डेरिवेशन आप किसकी लिख रहे हैं। मिरर की लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेंस की लिख रहे हैं, फोकल लेंथ की लिख रहे हैं, 2 बॉडीज़ की लॉ ऑफ मोमेंटम की लिख रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन उनकी क्या थी और बिफोर कोलिजन क्या थी। तो डेरिवेशन के अंदर एक रे डायग्राम जो होती है वो बहुत बहुत मैटर करती है और नेसेसरी होती है। तो कोशिश करें कि एक रफ़ स्केच ज़रूर बनाएं, चाहे छोटा सा बनाएं, लेकिन रे डायग्राम को ज़रूर मेंशन आउट करें।
तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हम किस चीज़ की डेरिवेशन लिख रहे हैं हेडिंग के बाद, कि उस कंसीडर में हमारे पास किन ऑब्जेक्ट्स को लिया गया है। फिर हमारी रे डायग्राम आती है। रे डायग्राम के बाद हम फार्मूलाज लिखेंगे। अब फार्मूलाज जब हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो सबसे मेन डेरिवेशन की बात होती है कि डेरिवेशन कैसे बनती है, जब आप सारे फार्मूलाज को सम अप करते जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप पहला फार्मूला लिखेंगे और फिर उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप उसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। देन अगेन आप दूसरा फार्मूला लिखेंगे और आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। फिर आप दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराएंगे, आपका कंक्लूजन निकलेगा, या उसमें थर्ड को भी आप एडअप कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप इक्वेशंस को नेम देके रेक्टेंगुलर नहीं करेंगे, सिर्फ उसे पॉइंटर से नेम दे देंगे या पॉइंटर से बोल्ड आउट कर देंगे। और जो लास्ट आपका बिल्कुल प्रूफ दैट निकलेगा, जो डेरिवेशन आपको प्रूफ करनी थी, उसको रेक्टेंगुलर शेप में नेसेसरीली करेंगे कि यहाँ पे मेरी डेरिवेशन एंड हो गई। तो वहाँ पे आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बच्चे टू प्रूफ दैट लिख के दोबारा टू प्रूफ लिखाते हैं, ये सारे ब्लंडर्स करते हैं। तो ऐसा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर दिया, दैट मीन्स आपकी डेरिवेशन वहाँ पे एंड अप हो गई ना। उसके बाद हमारे पास है डिस्क्राइबिंग प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब करने में बच्चे क्या करते हैं कि फ़ौरन आपने हेडिंग डाली और उसकी 5 प्रॉपर्टीज़ 6 प्रॉपर्टीज़ आप लिख कर आ गए। नहीं, अब जो है वो आपको अपना पैटर्न चेंज करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ में आपने अगेन जिस चीज़ की प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं, तो आपने उसके हेडिंग डाली मेन, फिर उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन दीजिए। उसके बारे में अगर आपको कोई एग्जाम्पल या कोई चीज़ पता है छोटी सी तो वो दें, अगर नहीं पता तो ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट आपने नहीं लिखना है। अगर उसकी कोई सब हेडिंग्स बनती हैं तो सब हेडिंग हर पॉइंट की बनाएंगे। जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, स्टेप टू रिक्वायर टू मेजर मास, लेकिन मैंने इसमें सब हेडिंग्स नहीं शो की हैं, लेकिन आप सब हेडिंग्स डालेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपसे फॉर एग्जांपल के प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो आप क्या करते हैं, 3 ही प्रॉपर्टी लिखकर आ गए डायरेक्ट। नहीं, यू आर रॉन्ग। 3 प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसमें 5 प्रॉपर्टीज़ आपको राइट डाउन करनी ही करनी है, और बुलेट फॉर्म में करनी है, हेडिंग्स डाल के करनी है सब हेडिंग। तो आपके अल्टीमेटली मार्क्स वहाँ से गेन अप होने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास राइटिंग कंपैरिजन की बात करें तो राइटिंग कंपैरिजन के अंदर आपके पास डिफरेंसेस को राइटिंग कंपैरिजन कहते हैं। 2 चीज़ों को कंपेयर करना आपको बहुत अच्छे से पता है। इसको मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि किस तरह आपने लाइन ड्रॉ करके सब हेडिंग्स के साथ इसको राइट डाउन करना है। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको पूरा न्यूमेरिकल टाइम है तो ज़रूर कॉपी करें, नहीं है तो जो आपके क्वेश्चन पेपर पे नंबर दिया हुआ है वही आप न्यूमेरिकल का नंबर डालेंगे। उसके बाद आप सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप डेटा की हेडिंग डालेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट डेटा की हेडिंग डाली, क्वेश्चन नंबर लिखा और न्यूमेरिकल करना शुरू कर दिया। तो वो भी सही तरीका है, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ, वो शॉर्टकट्स बता रही हूँ जो छोटी छोटी सी टिप्स हैं, और वो आप अपनी क्लास 9 से अपने अंदर जो है वो कर लें एडॉप्ट। तो उससे आपको बेनिफिट्स क्या होंगे कि आप 9th करेंगे। 9th मैट्रिक बहुत सिंपल बोर्ड है। जब आप इंटर में जाएंगे और आप ग्रूम होते चले जाएंगे, आप पेपर देते जा रहे हैं, क्लास वाइज आप इंक्रीज़ करते जा रहे हैं अपना ग्रेड, तो आपको फिर उसी तरह से अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्यूशन को भी चेंज आउट करना पड़ता है। हर चीज़ को आपको अपनी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज करना होता है। इसी तरह से आप डायरेक्ट डेटा की हेडिंग नहीं डालेंगे बच्चों, पहले सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद आप डेटा बनाएंगे। डेटा आपको क्वेश्चन में से ही गिवन हो जाता है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि इसमें आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसमें आप क्वेश्चन मार्क रखेंगे। फिर आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं उसको आप कोशिश करेंगे पॉइंटर से लिख दीजिए, और फिर पूरा सोल्यूशन करके लास्ट में अगेन। और सबसे अहम बात, अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर भी दिया, लेकिन आपने क्या गलती कर दी कि लास्ट में आप जल्दी में घबराहट में भूल गए और जो चीज़ पूछी थी उसकी आपने यूनिट नहीं लिखी। तो सिर्फ अगर न्यूमेरिकल के आंसर में यूनिट नहीं हो तो आपको पता है आपका 2 मार्क्स 1 मार्क्स वैसे ही डिटेक्ट हो जाते हैं। तो जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करें तो उसमें लाजमी आपने लास्ट में आंसर में यूनिट ज़रूर मेंशन करनी है। और इवन ऑल्दो न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या चीज़ हिडन होती है, क्या ट्रिक होती है, वो मैं आपको यहाँ बताती चलूँ। वो ये होती है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो हमें टेम्परेचर दूसरी डिग्रीज़ में दे दिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर तो बहुत सारी डिग्रीज़ में मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट में भी करेंगे, सेल्सियस में भी करेंगे, केल्विन में भी करेंगे। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं तो हम सिर्फ केल्विन में लेते हैं, ठीक है। टाइम अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम सिर्फ सेकंड्स में लेंगे, मिनट में दिया है, आवर्स में दिया है, दूसरी यूनिट्स में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसकी यूनिट चेंज आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको ये हिडन होता है न्यूमेरिकल में पार्ट। आपको उसकी नॉर्मल यूनिट जो स्टैंडर्डाइज यूनिट होती हैं, एसआई यूनिट्स होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, या उसकी सब ड्राइव यूनिट्स होती हैं,
उसमें आपको हिडन में चेंज करना पड़ता है। तो न्यूमेरिकल की बस यही ट्रिकी बात होती है, आपको याद रखनी पड़ती हैं। लास्ट में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताती चलूँ कि बच्चे क्या करते हैं, अपने पेपर में बहुत सारी चीज़ जल्दी जल्दी रिमूवर करके आ जाते हैं। जो इंक क्वाइटर, इंक रिमूवर हमारे बाज़ारों में बहुत कॉमन है। तो जब आप बड़े हो जाते हैं ना 8 क्लास के बाद, तो आपका रेज़र जो है वो 5 से ख़त्म किया जाता है और फिर ग्रूम करते करते आपको वो रेज़र पेंसिल इसीलिए छुड़वाया जाता है कि अब आप बड़े हो गए, अब आपकी मिस्टेक्स की एज निकल गई। तो आपने इंक क्वाइटर पेपर में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इतने दिन तक बोर्ड में कॉपीज़ पड़ी रहती हैं। और आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर लें कि अगर उसके पीछे आप इंक पेन से लिखा है दोबारा, तो आपका पीछे का पूरा पेज भी रेज आउट हो जाएगा, और रेज आउट का मतलब आपके नंबर भी 0 हो जाएंगे। इसलिए हमें रिमूवर या इंक क्वाइटर यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट्स। दूसरे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो आपको इसमें याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आप हमेशा जब भी घर में काम कर रहे हैं, कोई नॉर्मल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उसी फाउंटेन पेन या इंक पेन से कीजिए रेगुलर राइटिंग, ताकि आपके हाथ पे वो पेन सेट आउट हो जाए पेपर से पहले और आपको उससे स्पीड से लिखने की आदत भी हो जाए और आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। तो आप हमेशा फाउंटेन पेन से अपना रफ़ काम भी कीजिए। MCQs की अगर बात करें तो MCQs जो है वो आपको पता है कि अब OMR शीट यूज़ होती है, तो उसके अंदर उसका सीक्वेंस है, उस पर मैं अलग आप लोगों को समझा के इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगी कि किस तरह से आपको उसकी फिलिंग करनी होती है और किस तरह उसमें सर्कुलर A, B, C 3 ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपको बॉल पॉइंट से फिलअप करके आना होता है, बहुत सोच के। उसमें कोई ओवर राइटिंग की गुंजाइश नहीं होती, वरना आपका मार्क्स 0 हो जाता है। तो अगर आपने 2 सर्किल में कलर कर दिया, इसलिए आपको एक ही सर्कुलर के अंदर कलर करके आना होता है। दूसरी बात, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, तो ये बात याद रखिए कि अगर उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो ज़रूर क्वांटिटी को मेजर कीजिए, अदरवाइज़ बी कॉपी की कोशिश कीजिए कि ना लें, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली कॉपीज़ डिटैच हो जाती हैं और फिर आपके मार्क्स भी उसी तरह से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो ये थी आज की वीडियो बेटा, उम्मीद है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, ख़ास तौर पे उन बिगनर्स के लिए जो अभी अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपेयर होना शुरू होंगे और 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में आए हैं और उनको इस बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है। तो अगर मेरा चैनल पसंद आया, मेरी बातें समझ आई बच्चों, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने और फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, क्योंकि इल्म वो चीज़ है जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ा करें और अपने इल्म में इजाफे के लिए अपने रब से दुआ किया करें। होपफुली मेरी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, समझ भी आई होंगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।